बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एवनफील्ड अपार्टमेंट केस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे नैब की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की सज़ा की मुद्दत में तौसी की जाए। इसके साथ साथ बात करेंगे नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से जो जारी हुई, उस पर अपोजिशन क्या राय रखती है, अपोजिशन ने इल्ज़ामात क्या लगाए हैं, और नैब चेयरमैन की मुतवक्के मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के हवाले से भी बात की जाएगी। तो बात का आगाज़ आगे बढ़ाने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने इल्ज़ामात क्या लगाए हैं वो पहले मुलाहिज़ा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की प्रेस रिलीज नहीं बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज है। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान 538 अरब रुपए की रिकवरी की गई है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 538 अरब रुपए की जो रिकवरी हुई है उसको पब्लिक किया जाए, और उस रिकवरी के ऊपर नैब के कितने पैसे खर्च हुए हैं, इन 538 अरब रुपए की तफसील पाकिस्तान की आवाम के सामने। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पार्टी रहनुमाओं को अहकामात क्या जारी किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। राना साहब, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें कि हुकूमत को इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात हों तो सारी अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के साथ जाके खड़ी हो गई कि इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है, हुकूमत गलत है। हुकूमत नैब से मुतमईन है तो इलेक्शन जो सारी अपोजिशन है वो नैब के खिलाफ जाके मुत्तहिद हो गई कि नैब सब काम खराब कर रहा है, हम सब ठीक हैं। तो ये मामला कब ख़त्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरा ख्याल है आज आपको यह भी दिखाना चाहिए था यासर कि 2 रोज़ से अपोजिशन बड़ा शोर मचा रही थी और शहबाज शरीफ साहब भी शोर मचा रहे थे कि जनाब अदारों पे तनकीद मत करें, अदारों से टकराव ना करें, अदारों पे हमला ना करें। तो आज ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक कागज़ इस तरह हाथ में पकड़ कर लहराते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या है? वो कोई लव लेटर था या सर क्या था? क्या वो नैब चेयरमैन नैब पे इल्ज़ाम नहीं था? क्या वो चेयरमैन नैब पर हमला नहीं था? क्या वो चेयरमैन नैब पर वो तनकीद नहीं थी जो अदारों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए? आज आपने इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे समझ से बाहर है कि ये क्या सियासत है यार। मैं आज आपको बताऊं, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस प्रेस रिलीज़ के 3.5 घंटे बाद क्यों चीखी, फौरी तौर पर जवाब क्यों नहीं दिया? जनाब, जब ये प्रेस रिलीज़ जारी होती है, प्रेस रिलीज़ जारी होने के बाद जब बड़े साहब के पास ये जाती है बरतानिया में, उनके पास कॉपी पहुंचती है, तो वो बड़े सख्त नाला होते हैं, वो सख्त तरीन नाला होते हैं, वो भी नाला होते हैं, बेटी भी नाला होती है, और इतना सख्त गुस्सा होता है उन्हें कि मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के 12-13 लोगों पर भरपूर गुस्सा निकलता है। उन्हें कहा जाता है कि आपने मुंह में क्या डाल रखा है, आप खामोश क्यों हैं, बोले क्यों नहीं अभी तक, नैब के दफ्तर के बाहर क्यों नहीं गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्यों फलां नहीं किया, फलां नहीं किया। जनाब, बाप और बेटी ने इतना शोर डाला कि आप सोच नहीं सकते। जिसके बाद जनाब मरियम साहिबा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कौन है? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान। अब एक तर्जुमान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, यानी अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान। उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई नहीं, उनका कोई ट्वीट आया? उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड की टीम के इनकार के बाद एक ट्वीट किया था बस। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई इस पे बात आई? इस पे नहीं आई। असम्बली के अंदर कोई बात आई? महंगाई पे आई। इसका मतलब ये है कि सबको डांट इतनी पड़ी कि उन्हें कहा मरियम साहबा तुसी अगे हो। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बुछार कर दी। अब असल मामला क्या था? अब इन्होंने मियाँ साहब की तरफ से अहकामात ये मिल चुके हैं जनाब, और बीबी की तरफ से भी, कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद कारकुनों को कहा जाएगा कि जनाब पहले ये कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इस वक्त भी इनकी कानूनी मशावरत जारी है। इनके जो कानूनी मशीर हैं, जो लीगल टीम है, उनके साथ इस वक्त भी इनकी मुकम्मल मशावरत जारी है, और उस सारी मशावरत में बड़े मियाँ साहब भी शामिल हैं। एक ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये मामला रुक जाए, जायदादें सेल ना हो। अगर जायदाद वाकई
फ़रोख्त हो जाती है, साजात जो है जुर्माने की रकम की मद में, तो ये एक पैगाम जाता है, बड़ा क्लियर पैगाम जाता है। मुस्लिम लीग नून कहती है, मुस्लिम लीग नून के बकौल, कि फिर हमें यह क्लियर पैगाम जाता है कि हमारा वक्त नहीं आ रहा। ये जो छोटे साहब और दीगर लोग जो थे, ये अपनी जमात के अंदर कुछ लोगों को मुतमिन कर रहे थे कि जनाब हमारा वक्त आने वाला है, बहुत जल्द हम आने वाले हैं, आप ज़रा इजी हो जाएं, रिलैक्स करें, कहीं नहीं जाना, हमारा वक्त आने वाला है, अगला वक्त तुम्हारा है। और ऐसे फैसलों, ऐसी प्रेस रिलीज के बाद तो उनके हौसले टूट गए। अब जिनके हौसले टूट गए हैं वो समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग समझती है कि उनके हौसले बनाने के लिए एक भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए, और ये एहतजाजी तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़ ना हो। ये एहतजाजी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये एहतजाजी तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं होगी, जायदाद बचाओ, ये जायदाद बचाओ तहरीक होगी। यार सर, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ये मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह कह रहा हूँ। एक बात तो बड़ी अच्छी चेयरमैन नैब की तरफ से है कि पहली दफ़ा हुआ कि किसी साबिक वज़ीर आज़म की को जुर्माना और उसकी वसूली हो रही है, और बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें वसूल भी हुई हैं। कोई शक नहीं कि नैब पे भी बड़ी तनकीद है, कोई शक नहीं कि नैब के अंदर भी बहुत सी गलत काम हो रहे हैं, कोई शक नहीं कि नैब के अंदर भी कुछ अमला ऐसा मौजूद है जो गलत कर रहा है, जो बहुत से लोगों को गलत नाजायज़ तंग करता है, और बहुत से लोगों को साथ ज़्यादती की जाती है, और बहुत से जो जुल्म करने वाले हैं, जो लूटने वाले हैं, उनको छोड़ भी दिया जाता है। मेरे पास वो भी चीज़ें मौजूद है, लेकिन इस मामले पे उनका स्टैंड लेना एक बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून का इस तरह यासर ललकारना, और मैं आपको बता दूं बड़े साहब की तरफ से क्लियर वाज़ेह हिदायत आ गई है, और मैं आपको ये बता दूं कल छोटे साहब इस पर बोलेंगे। छोटे साहब को कहा गया है कि आपकी ज़बान खामोश क्यों है, बोल लें इस पर। छोटे साहब ने आगे से कहा जनाब मुझ पर भी केसेस है, जितना बोलूँगा उतना ही फंसूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस आप भी बोले। कल मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती मेरी राय भी है, मेरी इतला भी है कि कल छोटे साहब इस पर, हो सकता है आज ही ट्वीट कर दें तो कल इस पर बड़ा वो अपनी तरफ से रिएक्ट करेंगे, और ये फैसला हो गया है कि अब जायदाद बचाओ तहरीक चलाई जाएगी। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद का इतला दे, यानी महंगाई के खिलाफ कोई तहरीक नहीं होगी, चलिए अभी तक हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं होगी। डॉलर महंगा हो गया, कोई तहरीक चली है? असेंबली फ्लोर पे असेंबली फ्लोर पे तो छोड़े ना, वो क्या चला है? आपको आज मजाक नजर नहीं आया? वहाँ पे उधर से शीरी रहमान खड़ी हो जाती थी, शीरी मजारी खड़ी हो जाती थी। क्या था? ये नहीं है यार सर, क्या लोग ये एहतजाज ये होते हैं? आप जो वहाँ पे असेंबली में कर रहे हैं, नहीं, मार तो रहे आम आदमी, पिस तो रहे आम आदमी, तकलीफ आम आदमी को है। ये जितने असेंबली में बैठे थे अपोजिशन लीडर साहब और दीगर लोग जो वहाँ पे बातें कर रहे थे, इनमें से किसी को इस महंगाई का असर है? इनमें से किसी को इस महंगाई का फ़र्क है? इनमें से कभी किसी ने पूछा है कि बाहर एक मजदूर जो है, तनख्वाहदार जो तबका है, वो किस तरह गुजारा कर रहा होगा? इनको क्या पता? इनमें से किसी को कोई नहीं पता। छोड़ दे, जहाँ जो तहरीक चलानी चाहिए थी वो ये नहीं चला रहे। आप पूरी मरियम औरंगजेब साहिबा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी पूरी मीडिया टॉक में, सवाए नैब के चेयरमैन पर हमले करने के, सवाए नैब के चेयरमैन पर जुमले कसने के, सवाए मियाँ साहब की जायदाद बचाने के अलावा कोई बात की है? इसलिए कि जनाब ऊपर से अहकामात बड़े सख्त आए हैं, और जब ऊपर से अहकामात आते हैं ना तो इन सब के होश उठ जाते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त खबर दे रहा हूं। तो राना साहब फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो ग्राउंड तैयार की जा रही थी। अब आने वाले दिनों में अगर इस तरह के इकदामात होते हैं तो वो ग्राउंड तैयारी की नतीजा क्या निकलता है? इसके साथ साथ वो वापसी आने का फैसला मनसूख कर देंगे या मुलतवी कर देंगे? या सर मेरे पास इतला ये है कि इनकी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, जितनी भी है, उन्होंने एक पैगाम दिया है, और ये पैगाम बिला वास्ता और डायरेक्ट तीनों ज़राए से वहाँ पे पहुँच गया। उन्होंने कहा मियाँ साहब अगर तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन में मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून कामयाब हो तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा इलेक्शन से कम 5 माह पहले। इलेक्शन से कम 5 माह पहले आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, चाहे आप जेल में जाएं, चाहे आप जमानत करवाएं, चाहे आप इंटरम करें, जो मर्जी कराएं, आपके हो गए। तो इस बात का तयन कौन करेगा कि इलेक्शन कितने अभी माह अभी? मैं उसी बता दूँ, देखें जब तक कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का अगर तो रिजल्ट आ जाता यासर, मैं आपको बड़ी बताऊँ, पीटीआई के हक़ में बहुत बेहतर, फिर तो इलेक्शन 2022 में थे, और इसके लिए पीपल्स पार्टी नून लीग अंदर से तैयारी कर रही थी। ये जो बिलावल बार बार कहते थे ना कि 2012 जो है 2022 जो इलेक्शन का साल है, वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतला मिल चुकी थी कि इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म साहब किसी वक्त भी 2022 में इलेक्शन करवा सकते।
अब कंटोनमेंट बोर्ड के रिजल्ट के बाद मेरी इतला यह है कि 2022 की बजाय 2023 पे जाएंगे और उस वक्त तक ये भरपूर तैयारी करके कोई अवामी रिलीफ ऐसा लेके आएंगे जिसमें आटा, घी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, दालें वगैरह, ये सस्ती हो जाएं। लेकिन राना साहब, रोजाना की बुनियाद पे चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, आज तो यूटिलिटी स्टोर्स पे महंगी हो रही है, बेइंतहा महंगी हो रही है, महंगी नहीं हो रही, बेइंतहा महंगी हो रही हैं और इनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब इसलिए ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि इनके पास एक आइनी हक मौजूद है ना, मुद्दत एक इनके पास है जब तक ये मुतमिन नहीं हो जाते। अब इस सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको कहा गया है पाकिस्तान है। मैं आपको एक मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, उन्होंने अपने एक बड़े करीबी दोस्त जिनका तल्लक एक अहम अदारे से रहा है उसको कहा कि भाई तुम मुझे बताओ क्या मेरे रूट्स बनते हैं आने के, मैं 2 से 2.5 माह तक गुजारा कर सकता हूँ पाबंदे सलासर रहने का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसने कहा जी अभी आपका नहीं बनता। अब जो भी फैसला होना है यासर, मैं आपको ये बता दूं क्लियर, मियाँ साहब को उन्होंने कहा मियाँ साहब अगर आप फरवरी तक वापस ना आए, ले ये भी ले लें खबर, ये तस्दीक कर लीजिएगा इस खबर की, मैं ये रिकॉर्ड पे ला के कहता हूँ, ये PDM के रहनुमाओं से तस्दीक कर लीजिएगा। PDM के रहनुमाओं ने कह दिया है मियाँ साहब अगर आप फरवरी तक नहीं आते 2022, जी फरवरी 2022 तक, वो तो कह रहे थे साल के आखिर तक आ जाएं, अगर फरवरी 2022 तक आप नहीं आते तो फिर आपके आने ना आने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया अगर आप 2022 तक नहीं आते तो फिर आप अपनी सियासी जमात के अंदर से, मुस्लिम लीग नून के अंदर से तोड़ फोड़ का जो अमल है वो देख लीजिएगा किस तरफ जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है। ये जब हाजिरियाँ लग रही ना आजकल ये डिवीज़नल इजलासों में, और एक शख्स की हाजिरी लगती है, मज़े बताता हूँ, एक बेचारे एक शख्स को कोरोना था, उसका माना नहीं गया, उसका क्या कोरोना का सर्टिफिकेट, मियाँ साहब को सर्टिफिकेट गया, राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी तस्दीक की, वेरिफिकेशन भी चाहिए, वेरिफिकेशन हुई है, तस्दीक की, उसके बाद पता चला वाकई नहीं तो ये शक था कि ये बंदा जानबूझ के नहीं आया। ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी पूरी, कौन सा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी, खुदा का वास्ता है, अपना आप सर्टिफिकेट देते नहीं है, बाकियों का मांग रहे हैं। ये खौफ है ना कि मेरे बंदे कहीं टूट तो नहीं गए, हमारे लोग कहीं भाग तो नहीं गए, ये बाकायदा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में एक बड़े ग्रुप ने कह दिया कि मियाँ साहब हमने अगला इलेक्शन उसी सूरत में जीतना है, आप होंगे तो, अब आप होंगे तो पे आके बात बड़ी मुश्किल में फंसी। उनके आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा कितना होगा और उनके आने से PDM को तकवीयत कितनी मिलेगी? देखिए बहुत होगा। मियाँ नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून को बेइंतहा फ़ायदा होगा, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। इसमें यह बात कहना कि नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून जो है वो खड़ी हो जाएगी, सियासी तौर पर भी फ़ायदा होगा, पे भी फ़ायदा होगा और अवामी तौर पे भी होगा, और PDM को भी फ़ायदा होगा। और अगर ये नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से परिंदे उड़ जाएंगे। तो फिर तो सिर्फ फ़ायदा शख्सी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही होगा। देखिए तो और मुस्लिम लीग नून है क्या, नून क्यों नाम रखा? तो अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो वापस नहीं आते तो फिर सिर्फ उन्हें शख्सी तौर पे फ़ायदा है अपने आप का। जी बिल्कुल, वैसे भी वो आप भी जाते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आना, उन्होंने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं आना। मुझे कहता है ना क्या वो वहाँ पे बैठ के लंदन बैठ के इंग्लैंड की टीम को तैयार कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान का विजिट कर लें, क्या कर रहे हैं? इस पे तो शहबाज गिल साहब आज काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। मुझे एक बात बताएं ना, मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, बरतानिया में आप बैठे हुए हैं, चले छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें बाकी सबको, क्या पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लॉबिंग नहीं कर सकते? क्या वहां बैठकर आप बाकी हर चीज़ कर सकते हैं? और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं आप, क्या आप वहां पे बैठ के ये लॉबिंग नहीं कर सकते थे कि भाई छोड़ दे, मेरा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, वहां पे टीम भेजें? क्या वहां बाकी मुलाकातें हो सकती हैं बड़ी बड़ी अहम? तो ये नहीं हो सकता था? सच सोचने वाली बात है ना, हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान का फ़ायदे की बात होती तो आज इनका कद कहाँ पे होता कि अगर ये वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के लिए काम करते, पाकिस्तान के लिए बरतानिया की टीम को राज़ी करते, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती और ये कहा जाता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो खुद भी क्रिकेटर हैं ना, बड़े अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कि उन्होंने जनाब बड़ा अहम रोल अदा किया, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ये तो हो सकता था ना। लेकिन यहाँ पे देख, इस मुल्क में देखना ये होता है कि सियासी मफाद के लिए सियासत कितनी होती है और अवामी मफाद के लिए कितनी होती है। 10-90 की रेशो तो होती है। या सर मैंने तो आपको 2 खबरें दे दी हैं, मियाँ नवाज शरीफ आज क्यों डांटा, और दूसरी मैंने बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो ग्रुप है
उस ग्रुप में बाकायदा तगड़े लोग शामिल हैं, तगड़े लोग शामिल हैं। और उन्होंने कह दिया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आए, आप ना आए तो फिर हम पे भी ना रखिएगा तकिया, ये भी कह दिया गया है। बल्कि लाहौर से तलक रखने वाले एक MNA ने तो ये कहा कि मियाँ साहब, हमने मुशर्रफ दौर में लाहौर की सीटें जीती थी, अगर आप यहाँ आप होते तो शायद हम पंजाब में भी जीत जाते। ये लफ्ज़ उसने अब कह देखना दिया, ये है मुझे कि पता मियां लग- मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो फैसला करते हैं वो मुल्की अवामी और सियासी मफाद में करते हैं या फिर शख्सी मफाद में। नाज़रीन, दीगर इश्यूज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे सिंध के हवाले से। सिंध पे तवज्जो मरकूज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी। सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपना रिवाइवल चाहती है। सिंध में अपोजिशन ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया कुछ नहीं और हमें करने दिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बारे क्या मौक़िफ़ है, अपोजिशन क्या राय रखती है, सिंध असम्बली के अंदर की हर रोज़ हंगामा आराई जो है उसकी वजूहात क्या हैं और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह तैमूर तालपुर साहब ने और कुछ ही देर में हमें MKM के मोहम्मद हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मोहम्मद हुसैन साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 13 सालों में हमने बेहतरीन काम किया है, वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया जिसके आप बड़े इत्तेहादी हैं। तो आप ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोई काम नहीं करती। आपके नजदीक सिंध हुकूमत ने अब तक कौन सा काम ऐसा जो नहीं किया? देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, खास तौर पर कराची में। नंबर 1, पूरी कराची की 3 करोड़ आवाम को ट्रांसपोर्ट से महरूम कर दिया। कराची के अवाम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, उन्हें पानी से महरूम कर दिया। कराची के लाखों पढ़े लिखे होनहार तुलबा तालिबात की नौकरियों पर जाली डोमिसाइल बनाकर डाका डाला, नौकरियों से महरूम कर दिया। ये बड़ा इनका कारनामा है। कराची में जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज थी वो सब छीन ली, ये इन्होंने बड़ा काम किया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर है, ये इन्होंने बड़ा काम किया। इसी तरीके से K4 का मंसूबा जो 2007 में हमने अप्रूव करके इस्लामाबाद भेजा था, उसको इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद 2007 से आज हम 21 पर मौजूद हैं, 14 साल गुजर गए। इन 14 सालों में K4 का मंसूबा शुरू करना दूर की बात, K4 के लिए पानी का जो कोटा है, दरिया सिंध से जो 650 MGD पानी आना है, उसके लिए तरसा दिया। K4 का मंसूबा अगर बन भी जाएगा ना, तो K4 के मंसूबे से कराची को पानी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सिंध के शहरी इलाकों के पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी साजिश के जरिए पब्लिक सर्विस कमीशन से फेल करवा कर उनके एतमाद को मजरू किया। अब कोई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के लिए शहरी इलाकों के नौजवान तैयार नहीं है। इसी तरीके से तैमूर साहब आप पर बेइंतहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम भी लगा दिए, इल्ज़ाम हैं या जो भी है वो आपके सामने है। असम्बली में भी आपने बड़े जुमले, बड़े तेज़ तरीन जुमलों में जवाब भी दिया था। मोहम्मद हुसैन साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी ने क्या किया सिंध के लिए, आप MQM पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इनके इल्ज़ामात का क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तंज करते हैं वो लोग, बात करते हैं कि हमने फलानी स्कीम दी और हमने फलानी स्कीम नहीं दी। कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पास्ट है वो भत्तापुर माफिया को, चाइना कटिंग को सपोर्ट नहीं करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भत्ता ना मिलने पर एक ही फैक्ट्री के दर्जन लोगों का कत्ल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के लोग, कराची की पब्लिक, कराची के इंडस्ट्रीज पसंद करते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज पे जाके भत्ता ना कभी मांगा है ना कभी मांगेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तकलीफ ये है MQM को कि उनका वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गया है, क्योंकि हम गन पॉइंट पर काम लिए तो हम किसी के सर पर बंदूक रख के नहीं कहते कि हमें पैसे चाहिए। हम काम करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। आज अगर हम दूसरों की जीती हुई सीटें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है तो ये अवाम का शौ है, अवाम को पता चल गया है कौन सही है। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, अब MQM पाकिस्तान है, वो ये कहती है कि हमारा माजी दफन कर दिया जाए। अगर हम पाकिस्तान के साथ चलने का अहद कर चुके हैं, मुहब्बे वतन होने की गवाही दे चुके हैं, तो फिर हमारे माजी को कुरेदना नहीं चाहिए, उन अनासिर को कुरेदना नहीं चाहिए जो माजी में मुलव्वस रहे। इस पर क्या कहेंगे फिर आप? जनाब बेश वजह फरमाया आपने, 100 चूल्हे खा के बिल्ली हज को चली। मैं समझता हूँ जिसने 100 हजारों कत्ल किए ना, तो उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। पहले उनको आपको कठेरे के अंदर खड़ा करना चाहिए, पहले उनको जवाब देना चाहिए आवाम के सामने, उस जज के सामने। फिर उन कातिलों की, उन कत्लों की सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के बाद बच जाओ तो आगे क्या सकते हो, फिर पाकिस्तान कर दो, MQM इंडिया कर दे, MQM हैदराबाद कर दे, वो आपकी मर्जी है। पर जब तक आपके गुनाहों की सजा नहीं मिलती है तो तब तक मेरे ख्याल से व्हाइट वॉश करना, ये तो वही बात हुई कि जो PTI में जाता है उसके नाम के केसेस खत्म हो जाते हैं, उसको सर्फ एक्सेल के साथ धो के बाहर ले आते हैं, और जो नहीं जाता तो यहाँ पर भी जो उनके साथ मिल जाते हैं, जिनको खुद इमरान खान अपनी जबान से कहता था कि ये तो सबसे बड़े कातिल हैं, सियासत छोड़ दूंगा, इनको कभी अपने साथ नहीं लूंगा, तो उसने भी आपको लेना चाहिए। मोहम्मद हुसैन साहब, तैमूर साहब ने कहा है, जिस तरह इल्ज़ामात आपने बात की, उनके जवाब उन्होंने कहा जी यहाँ पे फैक्ट्रियों को आग लगाई गई, यहाँ पे बत्ता लिया गया, यहाँ पे बंदे मारे गए। माजी का मुझे याद है, हम रिपोर्टर हैं पुराना, हमें याद है कि पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा आपके 90 आते थे, आप नाराज़ हो जाते थे, आप लोगों को मनाने आते थे, तो क्या उस वक़्त कभी इन्होंने सवाल किया या आपने इन्हें कहा कि हम ऐसे हैं और ऐसे नहीं? देखें, इस तरफ तो मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। मैं जरा ये बता दूं, जिस तरह ये तालपुर साहब ने ये बातें की ना कि जी हमने कभी भत्ता, हमने ये चंदा, हमने ये पीपल्स पार्टी छोटे मोटे काम थोड़ी करती, ये तो छोटे मोटे काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तोड़ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार बनाकर PIA का तैयारा अगवा किया, काबुल लेके गए, तैयारा देने के एवज सैकड़ों की तादाद में अपने दहशतगर्दों को कराची, हैदराबाद की जेलों से रिलीज करके काबुल पहुंचवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने नेशनल रिफाइनरी पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को लड़ाने के लिए लसानी बिल लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महाजिर सिंधियों को लड़ाने के लिए कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया। और पाकिस्तान की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के दुश्मन जुल्फिकार अली भुट्टो को, जिसने मुल्क को 2 लाख किया, उसको सजाए मौत दी, फांसी दी। ये छोटे मोटे काम थोड़ी करते हैं, ये तो मुल्क ही तोड़ देते हैं। और आज भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन, 4 अरब, 5 अरब, 250 अरब। तैमूर तालपुर साहब, इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में जिस तरह मोहम्मद हुसैन साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो कराची की डेवलपमेंट नहीं चाहती, वसीम अख्तर साहब के भी रास्ते में रोड़े अटकाते रही जब वफाकी हुकूमत इमदाद करना चाहती थी, अब भी वैसा ही कर रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सिर्फ एक बात मैं मोहम्मद हुसैन भाई की एक्सेप्ट कर लूँ मेरे भाई की, कि उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी जो ना, उसके लिए MQM के लिए पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बुराई। आपने सही कहा, बजा फरमाया। MQM के लिए पीपल्स पार्टी है, अवाम दोस्त है, अवाम को पीपल्स पार्टी चाहिए, उनको कातिलों, मर्डर्स, चाइना कैपिंग ऑन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, आप पैसे जो लेके आते हैं ना थोड़े बहुत फेडरल गवर्नमेंट से, जो आप दिखाते हैं आपने नाले बना ली और आपने फलानी वाटर की पाइपलाइन निकाल ली, वो सारे पैसे जेब में जा रहे हैं। मुझे दिखा दें इन्होंने कहाँ पे पैसा लगाया, सिर्फ पैसा इनकी जेब में गया। तीसरी बात उन्होंने की कि जिस जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, उसने अपना एतराफ़ जुर्म किया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो आप कुछ सीखें। भुट्टो को बुरा भला कहने से वैसी है जैसे आप हवा में थूकें, तो वही रिजल्ट होगा। तो भुट्टो साहब के बारे में बात करने से पहले बहुत बार सोचा करें। जो आपने बात की डेवलपमेंट की, तो आपने देखा कितना अरसा MQM ने अपनी दहशतगर्दी की, डेवलपमेंट की बातें की, सफाई की बातें की, किया जीरो, निल बटा निल।
अब हम आपको अब लेके आए हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास, मुर्तज़ा वहाब। हम आपको नहीं कहते कि हम 5 साल में क्या करेंगे, 6 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर जो सफाई सुथराई और जो डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं आएंगी वो आपके सामने होंगी। आज आप जाके देखें अंडरपासेस पूरे कराची में, फ्लाईओवर्स पूरे कराची में, आप जाके देखें कहां कहां पे रस्तों की तामीर हो रही है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अवाम देख रही है, इसीलिए हमें वोट मिल रहे हैं। हमें वोट इसलिए नहीं मिल रहे हैं जिस तरह से ये बंदूक के जोर पर। मुझे तो हैरत होती है कि मोहम्मद हसन भाई या इनके दूसरे जो दोस्त हैं वो रात को नींद कैसे करते हैं। इतने माओ की उनके बच्चे छीन के उसके बाद इनको कैसे नींद आती है। क्या हर वक्त ये कभी भेड़िए का लिबास पहन लेंगे, कभी कातिल का लिबास पहन लेंगे और कभी भीगी बिल्ली का लिबास पहन लेंगे। तो लिबास से तो ये बच जाएंगे टेम्पररी, पर इनके जहनों में, इनके दिल में वो आराम कैसे आता है। मैं तो समझता हूँ कोई भी तैमूर साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कभी कोई ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि हमारी सियासी तलखियाँ, हमारे ये एक दूसरे पे तनकीद का रिश्ता बरसाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें? क्या कि ये मुमकिन है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जब इमरान खान पावर में आया था तो मैं तो शुरू से इमरान खान के खिलाफ रहा हूं, पर एक चीज़ हर कोई इमरान खान के लिए कहता था कि ये करप्ट नहीं है, ये करप्शन रोक देगा। इमरान खान खुद कहता था कि मेरे आने के बाद 30 दिन में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, 100 दिन में पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा। तो हमने भी यही समझा और मैं समझता था ये एक मौका था कि शायद क्योंकि जब इमरान खान आया था तो पहला शख्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने आके और हाउस पे, स्टेज पे, फ्लोर पे आके कहा था कि आपको सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ज़रूर है, पर आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी, मदद दरकार होगी, मैं हर हिसाब से हम आपकी हुकूमत को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हेल्प करने के लिए राजी हैं। पर फिर जब हमने देखा कि 40 अरब रुपए, तंजिया तौर पे आप उसको कैश करते हैं कि आप ही वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले सेलेक्टेड का लफ्ज़ पुकारा था। देखिए, आप सेलेक्टेड को तो सेलेक्टेड कहेंगे, आप सेलेक्टेड को इलेक्टेड तो नहीं कह सकते, पर हमने उनको सेलेक्टेड होने के बावजूद मदद की गुजारिश की थी, मदद की तलबी की थी, उनको एक गुड सेंस में एक बात की थी कि इन हालात में भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम और मईशत की खातिर हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, पर उन्होंने वो रिजेक्ट की। फिर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं है, एमक्यूएम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारा है जिसको पूरी दुनिया क्रेडिट देती है और उसको मानती है, उसने भी आके कह दिया कि आपके मुल्क को 117वें नंबर से आज हम 124वें नंबर पर मोस्ट करप्ट नेशंस में ले गए हैं। जो उन्होंने कहा था ये साइकिल पर जाएंगे पीएम हाउस, उन्होंने साइकिल के बजाय मर्सिडीज तो छोड़ दी, पर हेलीकॉप्टर के अलावा आप सफ़र नहीं करता है। एक हेलीकॉप्टर में खुद होते हैं, दूसरे में पीछे शेरू आ रहा होता है। तो इन हालात के बाद मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के साथ कभी भी मेरे ख्याल से कोई, मैं समझता हूँ कोई बातचीत। पीपल्स पार्टी भी आपने तनकीद की कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा उन्होंने गलत किया। क्या आप मौजूदा हुकूमत के मौजूदा हालात से मुतमिन है? अपने इत्तेहादियों से महंगा पेट्रोल, डॉलर की कीमतें, क्या आप उनसे मुतमिन हैं? और क्या आप समझते हैं कि बाकी सूबों की निस्बत सिंध के अंदर महंगाई कम है और सिंध हुकूमत का जो अपना ज़ेरे कंट्रोल चीज़ें हैं जो उसको वो कंट्रोल कर सकें? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तैमूर तालपुर की जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल है। इन्हें किसी और, मैं 13 साल से एमपी हूँ मेरे भाई। आपको जरा मैं मेमोरी आपकी रिफ्रेश कर दूं। चलो ठीक है, मैं 3 बार एमपी बन जाऊं। आप मेरे से ज्यादा सीनियर नहीं है। आप उम्र में सीनियर है, सियासत में नहीं है। मैं 1992 से आ रहा हूँ। मैं 1992 से आ रहा हूँ। मैं आप कितनी बार इलेक्शन जीत के आए हैं मुझे पता है, और मुझे पता है कि आप किस तरह जीत के आते थे। और मोहसिन भाई, मैं गन पॉइंट का इलेक्शन नहीं जीत के आया, 10 दफा असेंबली में कह चुके हैं। तैमूर साहब, बात मुकम्मल हो जाए, आपकी जानिब वापस आता हूँ। दूसरी बात ये कि तैमूर तालपुर जैसे लोगों को चाहिए कि वो किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपना जो भयानक माजी है, जो मैंने अभी सामने बताया है, तैमूर तालपुर को तो पता भी नहीं है कब पीपल्स पार्टी ने तैयारा अगवा किया। इसको तो ये भी पता नहीं है कि नेशनल रिफाइनरी पर रॉकेटों से कब हमला किया। कॉमेडी शो चला रहे हैं, जनरेशन आई हुई है। इनके जो वालिदैन थे वो बात मौजूदा हालात पे भी जरा नजर दौड़ाइए। फर्स्ट जनरेशन इनकी सियासत से अलहदा हो गई है।
ये सेकंड जनरेशन की इस वक्त भरमार है सिंध असेंबली में, जिन्हें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भयानक चेहरा नहीं पता। इन्हें सिर्फ ये बताया गया है कि एमक्यूएम पे इल्जाम लगाओ, नून लीग पे इल्जाम लगाओ, पीटीए पे इल्जाम लगाओ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान, जितना मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान पीपुल, इनसे पूछिए ना इनकी कारकर्दगी क्या है। 13 साल में कितनी कराची में इन्होंने बसें चलाई है, 13 साल में कराची में कितना पानी इन्होंने इजाफा किया है, 13 साल में इन्होंने कराची के अंदर कितने अस्पताल, एक एनआईसी वीडी को लेके बैठ रहते हैं। भाई क्या पूरे सिंध के अवाम खाली दिल के मरीज हैं? सैकड़ों किस्म की बीमारियां, लाखों लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तालीमी इदारों की, पहले पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले सिंध का पाकिस्तान में दूसरा नंबर था तालीम में, उसके बाद तीसरा हो गया। अब सिंध की जो तालीमी जो सूरत हाल है वो बलूचिस्तान से भी नीचे चली गई है। तो इनसे किस बात का, इन्होंने क्या किया, अपने मुखालफिन को दबाने के लिए जितने मुखालिफ ग्रुप थे अंदरूनी सिंध में उन सबको दबाया, झूठे मुकदमा बनाए। आज वो सारे ग्रुप बेचारे तितर बितर हो गए। और कराची में एमक्यूएम को दबाने के लिए इन्होंने गैंगवार बनाया, हजारों लोगों को गैंगवार के जरिए कत्ल करवाया। और ये आपका क्या नाम है, जो वजीर दाखिला थे उस वक्त के, उन्होंने खुद कहा कि हम 3.5 लाख कलाशनकोफ गैंगवार में बांटी हैं। ये अपना भयानक चेहरा छुपाने के लिए दूसरों पर ये इल्जाम उठाते हैं। एक उंगली उठाएंगे 4 उंगली इनकी तरफ आएंगी। दूसरी बात ये कि देखें मुल्क इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इस खित्ते की जो सूरत हाल है, दिफाई जो सूरत हाल है, वो इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के चारों तरफ, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ये आपका इंडो पाक रीजन हो, या आप साउथ चाइना सी चले जाएं। इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान इन तमाम मामला से उस वक्त निकलेगा जब अंदरूनी तौर पर मुल्क में यूनिटी होगी, तमाम लोग मुत्तहिद होंगे, किसी भी तफरीके से हटके मुत्तहिद होंगे तो पाकिस्तान फिर बैरूनी दुश्मनों से निपटेगा। बहुत अच्छी बात की है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बात है इस पे देखें मौजूद है, महंगाई से कोई गिला नहीं कर रहा है, महंगाई मौजूद है। इससे ज्यादा खतरनाक जो हालात हैं जो हमारे बॉर्डर के हैं, और जो मगरिब और अमेरिका मिलकर और इंडिया मिलकर जो सूरत हाल क्रिएट कर, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उस पे आपसी इंतशार की बजाय मुत्तहिद होकर बेहतरी का हल निकालना होगा। दुनिया को भी वाज़ेह पैगाम देना होगा कि हम मुल्की मामलात पर मुत्तहिद हैं, मुल्की मामलात पर हम सियासत नहीं करते, अवामी मफाद के लिए हम मिल बैठकर फैसले करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, तैमूर तालपुर साहब, इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सरकारी इदारे अवाम के मफाद आमा के लिए काम करते हैं। ये मफाद आमा का काम जिसमें अवाम अपनी मजबूरियां लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें बेहतरी का हल बताया जाता है, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाता है। यही मकासद हैं हर किसी सरकारी इदारे के। लेकिन क्या हकीकत इसी जैसी है या फिर इसके बरक्स है? सरकारी इदारों के लोग किन अफराद को निशाना बनाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे क्या कुछ करवाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कौन कौन से सरकारी इदारे ऐसे हैं जो माफियाज के हाथों इस वक्त बेबस हो चुके हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सरकारी इदारों की अगर दर्जा बंदी की जाए तो कितने सरकारी इदारे ऐसे हैं जो माफियाज के हाथ में चले गए हैं, या फिर कुछ लोग वो सरकारी इदारे का सहारा लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं? या सर, ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। जिस वक्त ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो मैं भी किसी के पास बैठा था, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे पास ये मौजूद हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में बड़े बड़े अहम इंकशाफात हैं, बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हैं। हो क्या रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चंद एक ऐसे महकमे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाकायदा कैसे माफिया मौजूद है, जो सरकारी अफसरान और प्राइवेट अफराद जो हैं माफिया के लोग, उनके साथ वो मिली भगत करके करते हैं। एंटी करप्शन, महकमा माल, पुलिस, महकमा हेल्थ, और उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, LDA। ये यानी पूरे पाकिस्तान में जहां पर ये में टाउट की बात कर हो क्या रहा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक होता क्या है कि जी ये माफिया इस कदर बासर होता है कि ये मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ दरखास्तें देते हैं,
वहाँ का सरकारी अफसरान इनके साथ मिले होते हैं। फिर होता क्या है कि उन लोगों को बुलाया जाता है। जब उनको बुलाया जाता है, उनको बुलाकर उनको तंग किया जाता है, इस तरीके से तंग किया जाता है कि वो लोग बेचारे उस केस में हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो इस कदर तंग हो जाते हैं कि फौरी तौर पर बात मुक मका की तरफ आ जाती है और पता चलता है कि जनाब वो प्राइवेट शख्स जिसने एप्लीकेशन दी वो बाहर किसी जगह बैठ के डील करता है, सरकारी अफसर को उसका हिस्सा जाता है और प्राइवेट शख्स को उसके हिस्सा जाता है और फिर सरकारी इदारे इस पर इस्तेमाल होते हैं और माफिया जो है वो भी काम करता है। इसी तरह ये जो मैंने महकमों, जिन महकमों का नाम नहीं, इन महकमों में उन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन महकमों में सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है। अच्छा, एक में हमारी स्क्रीन पे चाह रहा है, एक हमने उसी रिपोर्ट्स में से जो तैयार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स लिया तो उसमें पता चला कि जनाब एंटी करप्शन एक बड़ा, देखें गौहर नफीस नो डाउट बेइंतहा अच्छे आदमी हैं, डीजी एंटी करप्शन बेइंतहा अच्छा काम कर रहे हैं और मेरिट पे उनकी चीज़ें सामने आती हैं। अब उन्हीं के दौर में एक रिपोर्ट बनती है जिस रिपोर्ट में बाकायदा 4 दफ़ा उस इन्वेस्टिगेशन में लोग जो हैं वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं, बेगुनाह साबित होकर डिस्चार्ज की तरफ चली जाती है। फिर क्या होता है कि एक शख्स आते हैं, फिर एक माफिया आता है, जहां से काम शुरू हुआ वो माफिया जो है वो एक एप्लीकेशन फिर देता है और फिर देखें कैसी कमाल बात है, उसकी एप्लीकेशन पे दोबारा इंक्वायरी शुरू हो जाती है। फिर वो कहीं बैठ के माफिया जो है वो कहता जब पैसों का लेन देन करता है, एक एप्लीकेशन उसी माफिया के खिलाफ जिस पे यह सारा काम शुरू हुआ आती है, जिसमें लिखा जाता है कि जी दरखास्त बराए कार्रवाई बरखिलाफ सफियान नसीर, मोहम्मद अफजल, नईम पाशा, मोहम्मद मुशर्रफ, शिकायत कुनगान बाबत इंक्वायरी फला 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 के साहिल जो है फला फला जगह के रहने वाले हैं और इन्होंने इनको फला फला लोग जो हैं वो बगैर बराबर ये जो कर रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं, एंटी करप्शन में देते हैं। अच्छा, एंटी करप्शन से निकलता कोई तो इसी तरह सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, चाहे वो चारों सूबों में कहीं भी हो, गवर्नमेंट वहाँ पे चले जाते हैं। फिर पुलिस के अंदर फिर एक ये भी इंकशाफ हुआ कि बाकायदा जिसका पुलिस ने पिछले दिनों इंकशाफ किया कि अब तो हवातीन के भी ऐसे गैंग मौजूद थे जो खुद पर्चे FIRs कराती थी। आपको पता पिछले दिनों में एक MPA पे हरासमेंट का पर्चा कराने वाली औरत पता चला उसमें 16 पर्चे थे, मुख्तलिफ नाम चेंज करके कराती थी, लोगों पे दीगर इल्ज़ाम लगाने वाली, मतलब ये एक गैंग थे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकारी इदारों के अंदर इन गैंग को सपोर्ट क्यों किया जाता है? ये एक शख्स जो एक से ज्यादा, अब ये जो एप्लीकेशन है जिसका मैंने हवाला दिया है इसके मतलब उन्होंने लिखा है कि ये लोग दर्जनों एप्लीकेशनें दे चुके हैं। अब समझ नहीं आती मुझे कि ये दर्जनों एप्लीकेशनें देने वाले मुख्तलिफ इदारों में जो माफियाज के लोग हैं, क्या हमारे सरकारी इदारे के अफसरान ये सोचते नहीं कि इनके दिल में इतना दर्द है कि हर शख्स के अलावा ये एप्लीकेशन देते हैं, इनका मकसद क्या है? फिर अचानक सुलह किस तरह हो जाती है, फिर अचानक वो सारी बुराई खत्म किस तरह हो जाती है? तो यासर इस पर एक रिपोर्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में मैंने जो आपको 5 अदारों के नाम लिए हैं, इन अदारों के हवाले से चेक किया जा रहा है और बाकायदा कोई 1300 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके मतलब ये चीजें सामने आई हैं कि इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं दर्जनों एप्लीकेशनें दी हैं, दर्जनों लोगों के खिलाफ ये जाते हैं, फिर उनको जाकर वहां पे उनकी इंक्वायरियां करवाते हैं। और मैं माजरत से कहूँ वहाँ पे तो मुझे ये भी एक जुम्मेदार शख्स ने कहा भाई आपके मीडिया से तल्लक रखने वाले भी बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। मैंने कहा भाई वो किस तरह? उसने कहा जनाब मीडिया के, आप ही के मीडिया के लोग सिफारिशें करते हैं, आप ही के मीडिया के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके ऐसी खबरें भी लगा देते हैं कि जिसके बाद हमें मजबूरन एक्शन लेना पड़ता। तो मैंने कहा भाई खबर कोई भी लग जाए, अगर खबर गलत है तो आप क्या गलत खबर पर भी एक्शन लेंगे, झूठी खबर पर भी एक्शन लेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा जी क्या करें, असल में मामला कुछ और है। मामला यह है कि चोर और चौकीदार आपस में मिले होते हैं, कई सरकारी अफसरान इन अदारों के अंदर सरकारी अफसरान आपस में मिले होते हैं। आपको पता है ये क्या होता है? मसलन ठेकेदारी लेने, ठेकेदारी कर रहा है, एक शख्स उठेगा एक एप्लीकेशन दे देगा एंटी करप्शन में, एक उठेगा जाके नैब में दे देगा, उसके बाद वो बेचारा आके उनके साथ तरले मिनता करेगा, खत्म हो जाएगा। अगर उस ठेकेदार ने करप्शन किया तो फिर क्यों छोड़ा जाए उसे? अगर किसी एक्सी ने करप्शन किया है, किसी सरकारी बंदे ने, प्राइवेट बंदे ने करप्शन किया है, किसी पटवारी ने करप्शन किया है, उसे क्यों छोड़ा जाए? सवाल तो जायज है कि क्यों छोड़ा जाए, लेकिन क्या ये चेन बेनकाब हुई है? क्या ऐसा है कि लाहौर में भी वही ग्रुप कार्रवाई करवा रहा हो, वही गिरोह मुकदमे में मुद्दई हो और फैसलाबाद में भी हो तो वही मुद्दई? मजे वाली बात है, मैंने जो आपको नाम दिए ये कारे के हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने तो उस रिपोर्ट में से कुछ कागज निकाल लिए, की तो बात ध्यान थी होती है ना निकाल लेना, लेकिन हमने खबर देनी होती है, हमारे पास चीज़ होती है। निकाली तो मैंने तो कल जाके पूछना है उस महकमे से भी कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। 6 महकमों के मेरे पास आई तो मैंने 6 की 6 महकमों से पूछनी है कि जब आपकी पहली इंक्वायरियाँ अगर गलत थी तो फिर दूसरी इंक्वायरी किस तरह दुरुस्त होगी?
तीसरी इंक्वायरी किस तरह दुरुस्त होगी? फिर यही लोग, इनके अगर इन सब के दिलों में दर्द है तो फिर मुलजम बच के क्यों जाता है? ऐसा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक बहुत बड़ा सवाल कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे वक्त में कि जब इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो असल जो मजलूम है उसको इंसाफ नहीं मिलता और इस तरह के गिरोह अपना फायदा उठाकर किसी मजलूम का भी हक मार लेते हैं। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।